केस कपूर चंद गोधा बनाम मीर नवाब हिमायत अली खान आजमजा। न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय। समतुल्य उद्धरण 1963 AR 250 1963 SCR 2168। बेंच इसके दास एम हिदायतुल्लाह JC शाह। याचिकाकर्ता कपूर चंद गोधा बनाम प्रतिवादी मीर नवाब हिमायत अली खान आजमजा। निर्णय की तिथि 12 अप्रैल 1962। बेंच इसके दास हिदायतुल्लाह एम शाह JC। उद्धरण 1963 AR 250 1963 SCR 2168। हेडनोट जनवरी 1937 में एम एंड कंपनी ने आभूषण बेचे और वितरित किए जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपये प्रतिवादी प्रिंस ऑफ बरार को दी गई। राजकुमार ने लिखित रूप में खरीद की बात स्वीकार की। आभूषण और उसकी कीमत और विभिन्न पारित बकाया ऋणों के संबंध में पावती 27,79,000 रुपये की राशि के लिए दी गई थी। अप्रैल 1948 में अपीलकर्ताओं ने अपना बिल प्रस्तुत किया और जनवरी 1949 में सूचित किया गया कि निजाम ने इसे स्वीकार किया। फरवरी 1949 में जब हैदराबाद सैन्य शासन के अधीन था, सैन्य गवर्नर द्वारा एक समिति गठित की गई थी बरार के राजकुमार और उसके छोटे भाई के सभी ऋणों की जांच करने हेतु। अपीलकर्ताओं के दावे पर विचार किया गया। समिति ने सिफारिश की थी कि अपीलकर्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिए 20 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उनके दावे पर विचार किया गया। अपीलकर्ताओं को 20 लाख रुपये की राशि का 2 किस्तों में भुगतान किया गया। जब अपीलकर्ताओं से दूसरी किस्त प्राप्त हुई तो रसीद प्रोनोट के तहत बरार के राजकुमार से शेष राशि को वसूलने का उनका अधिकार उपयोग करने की कोशिश की। उक्त रसीद पर भुगतान पर संबंधित अधिकारियों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने सभी पूर्व वचन पत्रों को त्याग दिया और उनमें से प्रत्येक पर पूरी राशि का भुगतान दर्ज किया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने वचन पत्र पर बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया। निचली अदालत ने इस आधार पर वाद का आदेश दिया कि जब वादी ने महालेखाकार हैदराबाद से दूसरा चेक प्राप्त किया तो कोई समझौता और भुगतान नहीं हुआ था। प्रतिवादी की अपील पर अपीलीय अदालत ने ये करते हुए आदेश को रद्द कर दिया कि अपीलकर्ताओं ने वचन पत्रों पर पूरी राशि का समर्थन करके वचन पत्रों को त्यागने की राशि स्वीकार कर ली थी। निर्णय सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 52/60 अपील संख्या 25/1957 में बंबई उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 1958 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील। अपीलकर्ताओं की ओर से B.R.L. आयंगर, प्रतिवादी की ओर से भारत के अटॉर्नी जनरल MC तलवार, SR वकील KH भाभा, JB दादाचंद, OC माथुर और रविंद्र नारायण। 1962 12 अप्रैल न्यायालय का निर्णय एस के दास जे द्वारा सुनाया गया। ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर एक अपील है और एक मुकदमे से उत्पन्न होती है जिसे अपीलकर्ताओं ने मीर नवाब हिमायत अली बिन आजमजा से ब्याज और लागत के साथ 9,99,940 रुपये की वसूली के लिए लाया था, जो उस समय बरार के राजकुमार के रूप में जाने जाते थे, जो हैदराबाद के निजाम के सबसे बड़े बेटे थे। जिन परिस्थितियों में अपील उत्पन्न हुई है वे ये हैं। 31 जनवरी 1937 के आसपास बाबू मूल एंड कंपनी ने बंबई में बरार के राजकुमार को विभिन्न आभूषण बेचे और सौंपे, जिनका कुल मूल्य 13,20,750 रुपये था। लाला कपूरचंद गोधा, जो इस मुकदमे में प्रथम वादी थे, और लाला हीरालाल गोधा, जो मूलतः द्वितीय वादी थे, अपने पिता और लाला बाबू मुल्ला, अब दिवंगत, के साथ बाबू मुल्ला एंड कंपनी के नाम और शैली में साझेदारी में आभूषणों का व्यवसाय करते थे। यह विवादित नहीं है कि हमारे समक्ष उपस्थित अपीलकर्ता मुकदमे की विषय वस्तु में संपूर्ण हित के स्वामी है और बाबू मुल्ला एंड कंपनी के नाम का उपयोग करने के बजाय हम अपीलकर्ताओं को ही वह व्यक्ति मानेंगे जिन्होंने 31 जनवरी 1937 को प्रिंस ऑफ बरार को आभूषण बेचे थे। हमारे समक्ष प्रतिवादी प्रिंस ऑफ बरार द्वारा 31 जनवरी 1937 को एक लिखित दस्तावेज निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा उन्होंने अनुसूची में निर्दिष्ट आभूषणों को कुल 13,20,750 रुपये की कीमत पर अपीलकर्ताओं से खरीदने की घोषणा और स्वीकृति दी थी। उस लिखित दस्तावेज X 1 में प्रतिवादी ने कहा था,
मैं अपनी और अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों और उत्तराधिकारियों की ओर से वचन देता हूं कि मैं आपको या आपके आदेशानुसार एवं मेरी इच्छानुसार आपको 13,20,750 रुपये की उक्त धनराशि उस पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित अदा करूंगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आभूषण वास्तव में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी को सौंपे गए थे और 31 जनवरी 1937 के बाद प्रतिवादी ने संबंधित स्वीकृतियों के पारित होने के समय देय ऋण के संबंध में विभिन्न स्वीकृतियां पारित की। इन दस्तावेजों में उत्तरदाता की ओर से देयता की स्वीकृति और भुगतान करने का वादा शामिल था और ऐसी अंतिम स्वीकृतियां 15-16 फरवरी 1948 को पारित की गईं। उस समय तक 13,20,750 रुपये का ऋण उस पर 10% ब्याज सहित बढ़कर लगभग 27,79,000 रुपये हो गया था। उस अंतिम दस्तावेज द्वारा प्रतिवादी ने 27,79,078-2 रुपये की राशि के लिए अपनी देयता स्वीकार की और अपनी इच्छा से राशि का भुगतान करने का वादा किया। 30 अप्रैल 1948 को अपीलकर्ताओं ने अपना बिल पेश किया और जनवरी 1949 में किसी समय अपीलकर्ताओं में से एक ने प्रतिवादी से बातचीत की और उसे बताया गया कि निजाम ने बिल पास कर दिया है। 1949 में जब पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद सैन्य कब्जे में था, तो 8 फरवरी 1949 को सैन्य गवर्नर द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसे प्रिंसेस डेब्स सेटलमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता था। इस समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसे सैन्य गवर्नर द्वारा बरार के राजकुमार और उनके छोटे भाई के सभी ऋणों की जांच करने के लिए किए गए प्रस्ताव के अनुसार स्थापित किया गया था। 19 फरवरी 1949 को अपीलकर्ताओं ने अपने दावे के संबंध में सैन्य गवर्नर को एक याचिका प्रस्तुत की और उन्हें देय राशि का भुगतान करने या बदले में आभूषणों की वापसी के लिए कहा। समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 11 में अपीलकर्ताओं के दावे पर विचार किया। समिति ने सिफारिश की कि अपीलकर्ताओं को 27 सितंबर 1949 को अपीलकर्ताओं को 11,25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। उस समय इस बात पर विवाद चल रहा था कि क्या अपीलकर्ता 20 लाख रुपये की पूरी राशि के हकदार थे या केवल 9/16वें हिस्से के। उस विवाद का अंततः अपीलकर्ता के पक्ष में निपटारा हो जाने के बाद अपीलकर्ताओं को 14 फरवरी 1950 को 8,75,000 रुपये का दूसरा भुगतान प्राप्त हुआ। ये राशि अपीलकर्ताओं को पहले दी गई राशि के साथ कुल 20 लाख रुपये थी, जिसके लिए समिति ने सिफारिश की थी कि अपीलकर्ताओं को उनके दावे की पूरी संतुष्टि के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। 14 फरवरी 1950 को अपीलकर्ताओं द्वारा 8,75,000 रुपये XC की राशि के लिए एक रसीद पारित की गई और यह रसीद निम्नलिखित शर्तों के अनुसार थी। हैदराबाद सरकार के लेखा एवं लेखा परीक्षा महानियंत्रक से 8,75,000 रुपये 8,75,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई, जो बरार के राजकुमार द्वारा मेरे पक्ष में पारित दिनांक 15 फरवरी 1948 के प्रोनोट के अंतर्गत मेरे दावों के संबंध में सरकार द्वारा अनुमत शेष 20 लाख रुपये के पूर्ण एवं अंतिम भुगतान के रूप में है। तथापि बरार के राजकुमार से उक्त प्रोनोट के अंतर्गत मुझे देय शेष राशि वसूलने का मेरा अधिकार सुरक्षित है। हालांकि संबंधित अधिकारियों ने रसीद XC पर भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसमें अपीलकर्ताओं ने बरार के राजकुमार से बकाया राशि वसूलने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने सभी पिछले प्रोमोट्स को समाप्त कर दिया और उनमें से प्रत्येक पर पूर्ण भुगतान की संतुष्टि दर्ज की। हम उनमें से अंतिम का उल्लेख कर सकते हैं, अर्थात 15-16 फरवरी 1948 की तारीख वाला। ये 27,79,078-2 रुपये की राशि के लिए था और इस दस्तावेज पर कपूरच और गोधा अपीलकर्ताओं में से एक ने पूर्ण भुगतान प्राप्त किया दर्ज किया। फिर 14 अगस्त 1950 को अपीलकर्ताओं ने अपने वकीलों के माध्यम से प्रतिवादी को एक नोटिस भेजा जिसमें उसे शेष 9,99,940 रुपये का भुगतान 10% ब्याज के साथ करने को कहा गया। प्रतिवादी द्वारा राशि का भुगतान न किए जाने पर राशि की वसूली के लिए 5 फरवरी 1951 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई जस्टिस कोयाजी ने की। सुनवाई के लिए मुख्य मुद्दा नंबर 6 था, यानी क्या अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के खिलाफ अपने दावे की पूरी संतुष्टि के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान स्वीकार किया था और सभी लिखित दस्तावेजों को विधिवत रूप से समर्पित किया था और लिखित बयान के पैरा 7, 8 और 11 में बताए अनुसार
ऋण से पूरी तरह मुक्ति मिली थी। मामले में दिए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने और विशेष रूप से एक्स.सी. पर भरोसा करने के बाद जस्टिस कोयाजी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ताओं ने अपने दावे की पूरी संतुष्टि के लिए 20 लाख रुपये की राशि नहीं ली। विद्वान न्यायाधीश ने कहा, सामान्यतः एक वादी के लिए उन दस्तावेजों अर्थात एक्स संख्या 1 को पूर्ण संतुष्टि में भुगतान के रूप में समर्थन देने के बाद इस दावे को लागू करना सबसे कठिन और अप्रिय स्थिति में होता। लेकिन स्पष्टतः रूप से पूर्ण संतुष्टि में भुगतान का अर्थ हैदराबाद राज्य के दायित्व के संबंध में पूर्ण संतुष्टि था और स्वाभाविक रूप से इसका यही अर्थ होगा यदि एक्स.सी. के साथ लिया जाए, जहां उन्होंने बरार के राजकुमार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी। इसलिए मैं मुकदमे में मुख्य मुद्दे पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब वादी ने हैदराबाद राज्य के महालेखाकार से दूसरा चेक प्राप्त किया तो कोई समझौता और संतुष्टि नहीं हुई थी। फिर प्रतिवादी द्वारा एक अपील की गई जिस पर अपीलीय न्यायालय चागला सी.जे. और मोदी जे. ने सुनवाई की। 15 अप्रैल 1958 को अपने निर्णय में अपीलीय न्यायालय विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा कि मामले में दिए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अपीलकर्ताओं ने अपने दावे की पूरी संतुष्टि के लिए 20 लाख रुपये की राशि स्वीकार की और उस पर पूर्ण संतुष्टि का समर्थन करके वचनपत्र का विधिवत निर्वहन किया। इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 63 लागू होती है और अपीलकर्ताओं का मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार इसने अपील को स्वीकार कर लिया और मुकदमे को लागत के साथ खारिज कर दिया। हमारे समक्ष अपील में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री B.R.L. अयंगर ने बहुत दृढ़ता से तर्क दिया है कि मामले में दिए गए साक्ष्यों पर कोयाजी जे. का दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण है। उन्होंने इसके संबंध में 2 बिंदुओं पर जोर दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि साक्ष्य 20 लाख रुपये स्वीकार करने में ऋणदाता के इरादे के बारे में क्या दर्शाते हैं, और 8,75,000 रुपये की दूसरी किस्त के भुगतान के साथ ही निष्पादित रसीद एक्स.सी. का क्या प्रभाव है। श्री अयंगर ने तर्क दिया है कि अपीलीय न्यायालय ने इन 2 बिंदुओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और जिस निष्कर्ष पर वह पहुंचा है वह इस कारण से गलत है। चूंकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय उल्टा निर्णय है और उठाए गए प्रश्न अनिवार्य रूप से तथ्य के प्रश्न हैं जिन पर परस्पर विरोधी निष्कर्ष हैं, इसलिए हमने पक्षों के वकील को पक्षों की दलीलों के साथ प्रासंगिक साक्ष्य हमारे सामने रखने की अनुमति दी। जिन 2 गवाहों के साक्ष्य उठाए गए प्रश्नों के संबंध में निर्णायक प्रतीत होते हैं वे हैं पुट्टा माधवराव, जिनसे अपीलकर्ताओं की ओर से पूछताछ की गई, और कपूरचंद गोधा, जो अपीलकर्ताओं में से एक हैं। पुट्टा माधवराव उस समय हैदराबाद में सहायक महालेखाकार थे और वे 1 से अधिक अवसरों पर समिति के समक्ष उपस्थित हुए जब अपीलकर्ताओं के दावे पर विचार किया गया। न्यायमूर्ति कोयाजी के समक्ष ये प्रश्न उठाया गया कि क्या समिति के समक्ष घटित हुई बातों के बारे में इस गवाह के बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं, जबकि समिति के दोनों सदस्यों में से किसी को भी जांच के लिए नहीं बुलाया गया था। यदि ऐसी सुनवाई या देखना कोई मुद्दा था तो माधवराव निस्संदेह जो कुछ उन्होंने स्वयं सुना या देखा उसे साबित करने के लिए सक्षम थे, और हम इस आगे के प्रश्न का निर्धारण करना अनावश्यक समझते हैं कि क्या वे समिति के 2 सदस्यों में से किसी एक द्वारा दिए गए कथित बयानों को साबित करने के लिए सक्षम थे। इसलिए हम अपने आप को माधवराव के बयानों तक ही सीमित रखते हैं कि उनके समक्ष क्या हुआ। माधवराव ने कहा कि समिति के समक्ष अपीलकर्ताओं ने अपने पूरे दावे के भुगतान पर जोर दिया, लेकिन समिति ने निर्णय लिया कि अपीलकर्ताओं को अपने दावे की पूरी संतुष्टि के लिए 20 लाख रुपए लेने चाहिए। इस पर कपूरचंद गोधा ने विरोध किया और कहा कि उन्हें शेष राशि के लिए अपना अधिकार सुरक्षित रखना होगा। इस पर समिति ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे इससे अधिक भुगतान की सिफारिश नहीं कर सकते, क्योंकि वितरण के लिए उन्हें एक विशिष्ट राशि आवंटित की गई थी। एक विशिष्ट राशि का संदर्भ 2 करोड़ रुपए की राशि थी, जो सरफे खान नामक एक कोष से 2 राजकुमारों के ऋणों के परिसमापन के लिए निर्धारित की गई थी। समिति द्वारा अपनी सिफारिश करने के बाद जो हुआ वह बहुत महत्वपूर्ण है। 11,25,000 रुपये की पहली किस्त 27 सितंबर 1949 को भुगतान की गई थी। उस समय अपीलकर्ताओं के पैसे में हिस्से को लेकर विवाद चल रहा था। 11,25,000 रुपये के भुगतान के लिए जो रसीद दी गई थी उस पर एक्स.बी. अंकित है।
उस रसीद से यह नहीं पता चलता है कि अपीलकर्ता अपने दावे की पूरी संतुष्टि के लिए 20 लाख रुपये स्वीकार करने के लिए सहमत हुए थे या नहीं। 8,75,000 रुपये की दूसरी किस्त के बारे में, जिसका भुगतान 14 फरवरी 1950 को किया गया था, माधव राव ने निम्नलिखित साक्ष्य दिए। उन्होंने कहा कि जब एक्स.सी. कपूरचंद गोधा द्वारा उनके पास लाया गया था, तो गवाह ने बाद वाले से कहा कि वह उस राशि के विरुद्ध भुगतान नहीं कर सकता। रसीद में लिखा था कि शेष राशि के लिए अपीलकर्ताओं के अधिकार का आरक्षण किया गया है। गवाह ने दस्तावेज एक्स.सी. को जहीरुद्दीन अहमद के पास ले गया, जो उस समय महालेखाकार थे। जहीरुद्दीन अहमद ने सुझाव दिया कि दावेदार को सभी वचन पत्रों की पूर्ण संतुष्टि और भुगतान का समर्थन करना चाहिए और उसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। तब गवाह ने कहा, इसके बाद मैंने कपूरचंद से ये समर्थन वचन पत्र पर प्राप्त किए। इन दस्तावेजों पर समर्थन करते समय कपूरचंद ने विरोध किया कि उन्हें इन पर समर्थन करने के लिए मजबूर किया गया था और वे इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। ये 14 फरवरी 1950 को हुआ। हम यहाँ ये बता सकते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा इस आशय की कोई दलील नहीं दी गई कि वचन पत्रों पर पृष्ठांकन जबरदस्ती प्राप्त किए गए थे, और वचन पत्रों पर पृष्ठांकन जबरदस्ती प्राप्त किए जाने के बारे में पक्षों के बीच कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। ऐसी स्थिति होने पर माधव राव के साक्ष्य का क्या प्रभाव है? स्पष्ट प्रभाव यह है कि जो अधिकारी प्रतिवादी के ऋण के निर्वहन में धन का भुगतान कर रहे थे, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वे धन का भुगतान तभी करेंगे जब अपीलकर्ताओं द्वारा दावे की पूरी संतुष्टि दी जाएगी। कुछ शुरुआती विरोधों के बाद अपीलकर्ता सहमत हो गए और उन्होंने पूर्ण भुगतान और संतुष्टि का पृष्ठांकन करके सभी वचन पत्रों को विधिवत समाप्त कर दिया। जबरदस्ती का प्रश्न बाद में विचार के तौर पर पेश किया गया था। माधव राव के साक्ष्य से दो तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होते प्रतीत होते हैं। दूसरा यह है कि अपीलकर्ताओं ने धन प्राप्त करने से पहले वचन पत्र की संतुष्टि में पूर्ण भुगतान दर्ज किया था। हमारी राय में इन दो तथ्यों ने प्रतिवादी के मामले को स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि अपीलकर्ताओं ने दूसरी किस्त प्राप्त करने पर पूर्ण निर्वहन किया था। वास्तव में माधव राव के साक्ष्य का समर्थन कपूरचंद गोधा के साक्ष्य से होता है। कपूरचंद गोधा ने कहा कि जब उन्होंने रसीद एक्स.सी. माधव राव को पेश की तो उन्होंने कहा कि वे उस रूप में रसीद स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद माधव राव कपूरचंद को महालेखाकार के पास ले गए। कपूरचंद को वचन पत्र पेश करने के लिए कहा गया और उन्हें बताया गया कि जब तक वचन पत्र पूरी संतुष्टि के साथ समर्थन नहीं करते, तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। कपूरचंद ने तब कहा, मुझे बताया गया कि जब तक मैं पूर्ण भुगतान की रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करता, मुझे कोई चेक जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद मैंने पूर्ण भुगतान की रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरा मतलब है कि मुझे वाउचर पर पूर्ण भुगतान का समर्थन करने के लिए कहा गया था और मैंने ऐसा ही किया। मैंने विरोध किया और कहा कि चूंकि मुझे पूर्ण भुगतान का समर्थन करने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया जा रहा था कि मुझे पूरा भुगतान नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैंने रसीद पर वाउचर के रूप में हस्ताक्षर किए और सभी दस्तावेज महालेखाकार को सौंप दिए। ये साक्ष्य माधव राव के साक्ष्य के अनुरूप है और यह फिर से स्थापित करता है कि अपीलकर्ताओं ने जब 8,75,000 रुपये की दूसरी और अंतिम किस्त प्राप्त की तो उन्होंने अपने दावे का पूर्ण निर्वहन किया और बाद में दबाव की दलील को बाद में विचार के रूप में पेश किया गया। इस बात के साक्ष्य में कुछ अंतर था कि क्या एक्स.सी. पर कपूरचंद के हस्ताक्षर थे जब इसे पहली बार माधव राव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, या हस्ताक्षर बाद में किए गए थे। उस अंतर से अब हमारा कोई सरोकार नहीं है। न ही हम ऊपर उल्लिखित दो गवाहों के साक्ष्य के बीच कुछ छोटी मोटी विसंगतियों से चिंतित हैं। जिन दो गवाहों का हमने उल्लेख किया है, उनके साक्ष्य का पर्याप्त परिणाम यह है कि अपीलकर्ताओं के दावे की पूरी संतुष्टि के लिए 20 लाख रुपये स्वीकार करने में कपूरचंद की जो भी अनिच्छा रही होगी, वह अंततः ऐसा करने के लिए सहमत हो गया। न केवल वह सहमत हुआ, बल्कि उसने वास्तव में पूर्ण संतुष्टि का समर्थन किया और सभी वचन पत्रों पर भुगतान और उसके बाद 8,75,000 रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान प्राप्त किया जाएगा, जो 11,25,000 रुपये की पहली किस्त के साथ 20 लाख रुपये की राशि होगी। इन तथ्यों पर जो अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए साक्ष्यों से सिद्ध होते हैं, एकमात्र निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ताओं के दावे की पूरी संतुष्टि थी। कानूनी स्थिति काफी स्पष्ट है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 63 में लिखा है, प्रत्येक वचनग्रहीता उससे किए गए वचन के पालन से पूर्णतः या भागतः छुटकारा पा सकता है या उसे माफ कर सकता है या ऐसे पालन के लिए समय बढ़ा सकता है या उसके बदले में कोई भी ऐसी अदायगी स्वीकार कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। धारा का दृष्टांत सी कहता है ए पर बी का 5,000 रुपये बकाया है। सी बी को 1,000 रुपये देता है और बी ए पर अपने दावे की संतुष्टि में उन्हें स्वीकार करता है। ये भुगतान पूरे दावे का निर्वहन है। हमें लगता है कि यह मामला पूरी तरह से धारा 63 और उसके दृष्टांत सी के अंतर्गत आता है। अपीलकर्ताओं ने अपने दावे की पूरी संतुष्टि में भुगतान स्वीकार कर लिया है। अब वे शेष राशि के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने के हकदार नहीं हैं। इस संबंध में अनुबंध अधिनियम की धारा 41 का संदर्भ भी दिया जा सकता है, जिसके तहत जब कोई वचनग्राही किसी तीसरे व्यक्ति से वादे का पालन स्वीकार करता है तो वह बाद में इसे वचनदाता के विरुद्ध लागू नहीं कर सकता है। इस आशय का कुछ अंग्रेजी अधिकार है कि किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अनुबंध का निर्वहन तभी प्रभावी होता है जब देनदार द्वारा अधिकृत या अनुसमर्थित किया जाता है। हालांकि भारत में अनुबंध अधिनियम की धारा 41 के शब्द संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, और जब अपीलकर्ताओं ने किसी तीसरे व्यक्ति से वादे का पालन स्वीकार कर लिया है तो वे बाद में इसे वचनदाता के विरुद्ध लागू नहीं कर सकते हैं। वचनदाता अर्थात प्रतिवादी जब कोई कानून किसी मामले को स्पष्ट रूप से कवर करता है तो निर्णयों का संदर्भ देना शायद ही आवश्यक हो। हालांकि अपीलकर्ताओं की ओर से पेश किए गए तर्कों के सम्मान में हम उन दो निर्णयों का उल्लेख करते हैं जिन पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया है। एक डे बनाम मैकलीक 1 में लिया गया निर्णय है। उस मामले में वादी ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिवादियों के खिलाफ एक राशि का दावा किया। प्रतिवादियों ने कम राशि का चेक भेजा जिसमें कहा गया कि यह सभी मांगों का पूरा भुगतान है। वादी ने चेक को ये कहते हुए रख लिया कि उन्होंने ऐसा खाते में किया है और 1189932 QBD 610613 के लिए मुकदमा दायर किया। उनके दावे का संतुलन यह माना गया कि चेक को रखना कानूनी तौर पर यह निर्णायक नहीं था कि दावे की सहमति और संतुष्टि थी, लेकिन यह तथ्य का सवाल था कि चेक को किन शर्तों पर रखा गया था। हमें नहीं लगता कि यह निर्णय अपीलकर्ताओं के लिए किसी भी तरह से मददगार है, जैसा कि लॉर्ड जस्टिस बोवेन ने डे बनाम मैकलीक 1 में कहा था। यदि कोई व्यक्ति इस शर्त पर धन भेजता है कि इसे यदि लिया भी जाए तो किसी बड़े दावे की पूर्ति के लिए लिया जाएगा, और यदि वह धन रख लिया जाता है तो ये तथ्य का प्रश्न है कि इसे किन शर्तों पर रखा गया है। सहमति और संतुष्टि का तात्पर्य उस दावे की पूर्ति के लिए धन लेने के लिए सहमति से है जिसके लिए इसे भेजा गया है। यदि सहमति का प्रश्न है तो या तो दो व्यक्तियों का सहमत होना चाहिए या दो व्यक्तियों में से एक इस तरह से कार्य कर रहा हो कि दूसरे को ये सोचने के लिए प्रेरित किया जाए कि धन दावे की पूर्ति के लिए लिया गया है और उसे उस दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। दोनों ही मामलों में ये तथ्य का प्रश्न है। हम पहले ही उन तथ्यों का उल्लेख कर चुके हैं जो इस मामले में साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित हैं। उन तथ्यों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि अपीलकर्ताओं ने अपने दावे की पूरी संतुष्टि के लिए दूसरी किस्त ली। अपीलकर्ताओं की ओर से जिस दूसरे निर्णय पर भरोसा किया गया वह न्यूचैटेल एस्फाल्ट कंपनी लिमिटेड बनाम बानेट 2 भी इसी तरह के आधार पर आगे बढ़ा। उस मामले में वादी कंपनी का दावा 259 पाउंड था, लेकिन प्रतिवादी ने कुछ मामूली सवाल उठाए जिससे यही 14 या 15 पाउंड कम हो सकता था। फिर प्रतिवादी ने 125 पाउंड का चेक भेजा और कवरिंग लेटर में कहा कि यह राशि किए गए काम के संबंध में लंबित प्रश्नों के लिए वादी के उत्तर प्राप्त होने तक खाते में थी। कुछ समय बाद प्रतिवादी ने 75 पाउंड का एक और चेक संलग्न किया और 1189932 QDD 610 613 के पीछे 1957 एक अखिल RR 362 चेक को खाते के पूर्ण और अंतिम निपटान में पृष्ठांकित किया गया था। चेक को वादी कंपनी ने स्वीकार कर लिया, जिसने बाद में दावे की शेष राशि के लिए मुकदमा दायर किया। यह माना गया कि पत्राचार और आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी कंपनी की ओर से वादी के दावे की पूर्ण संतुष्टि में 75 पाउंड के चेक को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि खाते के पूर्ण और अंतिम निपटान में चेक के पीछे टाइप की गई सूचनाएं लेन देन के मुख्य उद्देश्य और इरादे से मेल नहीं खाती।
खासकर इसलिए कि प्रतिवादी द्वारा भेजे गए कवरिंग पत्र से साफ तौर पर संकेत मिलता है कि चेक केवल पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए भेजा गया था, और यह उचित रूप से नहीं माना जा सकता था कि इन परिस्थितियों में वादी कंपनी दावा की गई राशि में कटौती के लिए सहमत हो गई थी। हमारे सामने मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग हैं। अपीलकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जब तक वे अपने दावे की पूरी संतुष्टि नहीं देते, उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अपीलकर्ताओं को इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि उन्हें किस शर्त पर भुगतान किया जाएगा। अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से शर्त को स्वीकार कर लिया और सभी प्रोमिसरी नोटों पर पूर्ण संतुष्टि दर्ज की। अब इस स्थिति को स्वीकार करना असंभव है कि अपीलकर्ताओं ने शेष राशि के लिए प्रतिवादी पर मुकदमा करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। हीराचंद पूनम चंद बनाम मंदिर 1 में एक देनदार के पिता ने ऋणदाता को ऋण के पूर्ण निपटान में ऋण की राशि से कम राशि की पेशकश करते हुए पत्र लिखा और उस राशि के लिए एक ड्राफ्ट संलग्न किया। लेनदार ने ड्राफ्ट की आय को भुनाया और अपने पास रख लिया और बाद में ऋण की शेष राशि के लिए देनदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह माना गया कि लेनदार को उन शर्तों पर प्राप्त राशि को स्वीकार करना चाहिए जिन पर उसे पेश किया गया था, और इसलिए वह 11911 किलोबाइट्स 330 नहीं कर सकता था। मुकदमा जारी रखें। मामले पर अंग्रेजी कानून के तहत विचार किया गया और यह पाया गया कि यह मानते हुए कि इंग्लैंड में कानून के सख्त अर्थों में कोई समझौता और संतुष्टि नहीं थी, फिर भी यह माना जा सकता है कि ऋणदाता ने वास्तव में उस परक्राम्य लिखत का धारक होना बंद कर दिया था जिस पर उसने मुकदमा किया था। समझौते और संतुष्टि के मामले में अंग्रेजी कानून की बारीकियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान मामले में स्थिति यह है कि अपीलकर्ताओं को पता होना चाहिए था कि वे दूसरी किस्त प्राप्त कर सकते हैं और उस शर्त को स्वीकार करके पहली किस्त रख सकते हैं जिस पर उन्हें 20 लाख रुपए की राशि की पेशकश की गई थी, अर्थात उन्हें अपने दावे की पूरी संतुष्टि दर्ज करनी होगी। उन्होंने उस शर्त पर पैसा स्वीकार किया जिस पर यह पेश किया गया था, और अब ये जय के लिए खुला नहीं है, चाहे वास्तव में या कानून में, कि उन्होंने पैसा स्वीकार किया हो लेकिन शर्त नहीं। इन कारणों से हम संतुष्ट हैं कि अपीलीय न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया वह सही था। इसलिए इस प्रकार अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज की जाती है। अपील खारिज की जाती है। गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।